अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास ऑसिलेशंस का जो लेक्चर नंबर 3 है ना, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम अपनी सारी की सारी जो बेसिक्स है ना वो मुकम्मल कर चुके हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि जो हमारे पास एसएचएम की हमने अपनी बेसिक्स बनाई हुई हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट सिस्टम के ऊपर जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखो मेरे भाई, हम लोगों ने ये बातचीत की थी, अगर आपको याद होगा। हमने ऐसा पढ़ा था और हमने ऐसा देखा था कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसकी हमने तीन डेफिनेशंस या तीन पार्ट्स पढ़े थे इसकी डेफिनेशन के। नंबर एक, ये जो मोशन होता है ये कैसा होता है? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है। नंबर दो, ये मोशन कैसा होता है? ये आपके पास पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। नंबर तीन, हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन सब बातों का मतलब मैंने आपको बहुत तफसील से बताया था, या ये भी बताया था कि इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसके अंदर ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये कांस्टेंट है। और मेन चीज़ इसके अंदर समझने वाली ये है कि हमारा जो भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ए और एक्स का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ये शो कर रही है कि एक्स बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। फिर हमने कल की क्लास में इससे रिलेटेड देख भी लिया था कि कहाँ पे क्या चीज़ बढ़ती है और क्या चीज़ कम होती है। ठीक है। अब मेरा बेटा, हमारे पास ना कुछ जो फॉर्मूले हैं वो मैं पहले आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। सिमिलरली आपके पास जब कभी भी कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो उसकी आपने अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली डेरिवेशन हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, वरना आपको ये बता दिया जाता कि ये कहाँ से आया है। इसको निकालने के दो तरीके। और हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। सिमिलर पैटर्न पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसको डेरिवेटिव लोगे ना, यानी कि आप इसका इन दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इस इक्वेशन पे पहुंचोगे जो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये एक तरीका है इसको निकालने का। दूसरा तरीका, शायद आपने वो पढ़ा होगा, वो जो आपके पास एक सर्कुलर मोशन होता है, उस सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो डायमीटर के ऊपर एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो सारी की सारी जो कहानियाँ है ना, वो इसकी कह लो कि डेरिवेशन से रिलेटेड है। आपको फिलहाल डेरिवेशन का कंसर्न नहीं है, इसलिए हम उसको जाने देते हैं, हम उसके ऊपर फालतू की बहस नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलें सर, आगे देखते हैं मजीद इसमें हमारे लिए क्या क्या है। ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये हमारे पास इसकी है। ठीक है। साथ ही साथ हमें एक बात और ये पता है, ये वाली इक्वेशन हमने कब यूज़ करनी है? जब टाइम टी इक्वल जीरो पे बॉडी कहाँ पर होगी? मीन पोजीशन पर होगी और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी। ये इक्वेशन कब यूज़ करनी है? जब टाइम टी इक्वल जीरो पे बॉडी कहाँ है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है और मीन की तरफ आ रही है। ठीक हो गया। अब सिमिलर पैटर्न के ऊपर जो हमारा पहला सिस्टम है जिसके ऊपर हमने बातचीत करनी है, बिल्कुल पहला सिस्टम जो हमारा है वो हमारे पास है मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है। अब गौर से देखना, मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम ये सारे के सारे फॉर्मूले उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर देते हैं। देखो, मास स्प्रिंग सिस्टम पे अब हम जा रहे हैं। ठीक है। देखो, मास स्प्रिंग सिस्टम में मेरे बच्चे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये देखो इधर, ये हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक एक सिंपल सा स्प्रिंग मौजूद है। और जनाबे वाला एक स्प्रिंग के साथ क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक अदद मास मौजूद है। ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ यहाँ पे क्या है, एक अदद मास मौजूद है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो स्प्रिंग है ये क्या चाहता है? ये स्प्रिंग ये चाहता है कि ये जो मास है ये जिस जगह पे रखा हुआ है, जो कि इसकी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि जिसके अंदर स्प्रिंग इसके ऊपर कोई ताकत नहीं लगा रहा, ये यहीं पे रहे। ऐसे ही है। ये चाहता क्या है कि यहीं पर है। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती इसे स्ट्रेच करके आगे ले जाऊं इस जगह से, यानी कि अगर मैं इसे स्ट्रेच करके इस पॉइंट से आगे ले जाऊं, तो ये जो अच्छा, ये जब आगे जाएगा तो ये किस वजह से आगे जाएगा? ये मेरी अप्लाइड फोर्स के नतीजे में आगे जाएगा। ऐसे खुद से तो नहीं जाएगा ना, ये अप्लाइड फोर्स के नतीजे में आगे जाएगा।
आपका जो स्प्रिंग है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, इसको वापस बुलाने के लिए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि ये वो फोर्स होगी जिसको मेरे बेटे हम क्या नाम देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे होंगे। और रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, वापस लेकर आएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो, इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, मैंने इस डब्बे को इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। जाहिर है ये आपका स्प्रिंग ऐसे करके स्ट्रेच हो चुका होगा। जब मैंने डब्बे को आगे लाके छोड़ा होगा तो आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका होगा। अब स्प्रिंग के ऊपर मैंने अगेंस्ट द फील्ड काम किया। भाई स्प्रिंग की फील्ड चाहती थी वो वहीं पे रहे, ना वो स्ट्रेच हो ना वो कंप्रेस हो। तो मैंने उसकी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम किया। नतीजे में इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई आकर के, और वो जो एनर्जी स्टोर हो गई वो सबब बन रही है रीस्टोरिंग फोर्स के लगने का। अब हो रहा क्या है, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो ये वापस पीछे आता है। अब जब ये वापस पीछे आता है तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर मौजूद है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट थी ना उसके मुकाबले में रीस्टोरिंग फोर्स उलट है। सर वो कैसे, भाई सिंपल है। आप डब्बे को कहाँ लेकर गए थे, आप डब्बे को कहाँ लेकर गए थे, ये इस डायरेक्शन में लेकर गए थे ना, जहां पे आपने फोर्स अप्लाई की थी, डायरेक्ट डब्बा उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ये आपके पास थी डिस्प्लेसमेंट, या मैं मार्क कर सकता हूँ ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो, आपको नजर ही आ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, उल्टे हाथ की तरफ है। यानी कि जब एक्स सीधे हाथ की तरफ था तो रीस्टोरिंग फोर्स उल्टे हाथ की तरफ था। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जब x ग्रेटर देन जीरो है तो एफ आर लेस देन जीरो है। क्या मतलब, बचपन में आपने कभी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये बात बताई जाती है कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये जीरो होता है। जीरो से सीधे हाथ वाली सारी चीजें पॉजिटिव काउंट होती हैं, और जीरो से उल्टे हाथ वाली चीजें सारी क्या होती हैं, नेगेटिव काउंट होती हैं। तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो एफ आर लेस देन जीरो होगा, जब x लेस देन जीरो है तो एफ आर ग्रेटर देन जीरो होगा। सर क्या मतलब, भाई मान लो अगर ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाता, डब्बा यहाँ पे होता, तो भाई मैं इसे यहाँ लाया था ना, इसका मतलब अब की बार x क्या होता, लेस देन जीरो होता, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रही होती, यानी कि फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती, ग्रेटर देन जीरो होती। भाई ये बात आपने जहन में रख लेनी है, ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये पता है, भाई देखो जब डब्बा इस पॉइंट से ऐसे वापस जाएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन तो आएगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्यों आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है। तो आपको पता है भाई न्यूटन अपने लॉ में कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। जब एफ इज इक्वल टू एम ए कहता है, जब आप इसको यहाँ पे इक्वेट करोगे तो एम ए विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स हो जाएगा। ये यहां से आप जब वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा ए विल बी इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखते हो ना, इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखते हो और मेरी कल वाली बात याद करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी बॉडी को साबित करेंगे कि वो बॉडी जो है वो आपके पास एस एच एम परफॉर्म कर रही है या नहीं, तो हम ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहां पे लगा के देख रहे होंगे। अगर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ट्रू आ रही है तो इसका मतलब ठीक है। अब आप देखो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ट्रू आ रही है, ये मैंने मास स्प्रिंग सिस्टम की ही तो इक्वेशन निकाली, और किसकी निकाली है, इसमें ये जो के अपॉन एम है ये तो कांस्टेंट है। अब सर इसमें के क्या चीज़ है ये भी समझा दीजिए ज़रा। मेरा बेटा जो के है ना ये आपके पास कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या कहलाता है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बताता क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास स्प्रिंग की रिजिडिटी बताता है, स्प्रिंग की नेचर बताता है, स्प्रिंग की रिजिडिटी या स्प्रिंग की नेचर बताता है कि आपका स्प्रिंग कितना रिजिड है। और आसान भाषा में समझ लो, देखो आपके पास बॉल पॉइंट होता है, उसमें भी स्प्रिंग होता है ना, वो जो टक 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 करता है। भाई उसी की वजह से तो बॉल पॉइंट आप जब उसे क्लिक करते हो तो अंदर जाता है, फिर बटन दबाते हो तो बाहर आता है। तो उसमें भी स्प्रिंग होता है। आपके घर में कोई सोफा है उसमें भी स्प्रिंग है। अमूमी तौर पे ये जो बड़े ट्रक्स होते हैं इनके पास जो व्हील के नीचे की जगह होती है उनमें भी डैम्पर्स लगे हुए होते हैं। गाड़ी में भी डैम्पर्स होते हैं जिनका काम डैम्प करना होता है, सस्पेंशन के ऊपर जो लगे हुए होते हैं ना, जिनका काम होता है ऑसिलेशन को सस्पेंड करना, ठीक है, सरप्रेस करना। तो वहां पे भी स्प्रिंग यूज होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये तीन स्प्रिंग निकाल के ले आऊं, एक ट्रक में से निकाल के ले आया जो उसके टायर के नीचे लगा हुआ है ना उसके शॉक एब्जॉर्बर के लिए, और एक बाइक से निकाल के ले आया, एक सोफे से निकाल के ले आया, और एक बॉल पॉइंट से निकाल के ले आया। अब अगर मैं आपको बोलता हूं यार मैं इन सब को दबाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, तो क्या सबके सब दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर। भाई 1 न्यूटन की फोर्स हो सकता है बॉल पॉइंट के जो स्प्रिंग है ना उसको कंप्रेस करने के लिए काफी हो, लेकिन बाकी सबके लिए काफी ना हो।
उसके लिए बहुत कम हो वो फोर्स। तो देखो इसका मतलब कोई ना कोई तो फर्क है ना, है तो सारे स्प्रिंग, तो कुछ तो फर्क है। तो ये जो फर्क है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या, रिजिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजिडिटी। रिजिडिटी, कितना रिजिड है, कितना हार्ड है, आसान भाषा में उसे इलोंगेट करना, उसे खींचना, स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना कितना क्या है, मुश्किल है। ठीक है। इसी चीज को आप देखो यहां से भी डिफाइन कर सकते थे। अगर मैं यहां से k का वैल्यू निकालूं तो k का वैल्यू क्या बनेगा, f अपॉन एक्स। अब आप ये मत पूछना कि सर माइनस साइन कहाँ गया, भाई मैं अभी k डिफाइन कर रहा हूँ, k का माइनस प्लस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो माइनस प्लस का ताल्लुक f और x का है। ठीक है। तो ये बेसिकली देखो आपको यहां से क्या पता चल रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप स्प्रिंग को 1 मीटर स्ट्रेच या कंप्रेस करना चाहते हो तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। 1 मीटर स्ट्रेच या कंप्रेस करने पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्प्रिंग है, मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर, ऐसे ही लिखते हैं ना, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। अब देखो फर्क क्या है दोनों में। ये बता रहा है कि जनाब इस वाले स्प्रिंग को अगर आपने 1 मीटर स्ट्रेच या 1 मीटर कंप्रेस करना है तो फोर्स कितनी लगेगी भाई, 20 न्यूटन की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। और अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने इस वाले स्प्रिंग को 1 मीटर कंप्रेस या स्ट्रेच करना है तो फोर्स कितनी लगेगी भाई साहब, 200 न्यूटन की फोर्स लगेगी। फर्क समझ में आ गया। जाहिर सी बात है, जो दूसरा वाला होगा इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ज्यादा रिजिड है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एम क्या है, एम से मुराद है इफेक्टिव मास, जो भी मास यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब इसको अगर मैं अपनी ऊपर वाली जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर दूं, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो आपको यहाँ पे वाजे तौर पे नजर आता है कि जनाब ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, के अपॉन एम लिखा हुआ है। मतलब जहां जहां पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर है वहां वहां पे आप क्या डाल दोगे, के अपॉन एम डाल दोगे। और अगर आपको यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालना है तो ओमेगा का वैल्यू क्या बन जाएगा जनाब, अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम। सही हो गया, ये बन गया। अब देखो यही सारे फॉर्मूले जो हमने ऊपर पढ़े थे ना जर्नलाइज मैनर में, अब यही सारे फॉर्मूले में मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए अप्लाई करता जा रहा हूं। गौर से देख लो, समझना, अच्छे से देखो और समझो। देखो हमारे पास एक हो गया टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये हम पढ़ के आए थे, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। एक हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, 1/T हुआ करता था। एक हम पढ़ के आए थे अभी अभी, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जनरल फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं आपको जो पढ़ के आ चुके हैं। फिर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। सर आपने यार डिस्प्लेसमेंट का नहीं लिखा, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले के अंदर ओमेगा का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है ना, वो तो सबके लिए एक बराबर है। मतलब उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में अगर आप ओमेगा की बात भी करोगे तो ओमेगा आगे आ रहा है ना, फेस के अंदर आ रहा है। देखो ये अगर आप पढ़ते भी हो तो उसमें ओमेगा यहाँ पे आ रहा है, या आप डायरेक्टली निकाल के पुट कर सकते हो, वरना चाहो तो इसको भी लिख लो ताकि एक ही बार सारे समझ में आ जाए, कोई मसला ना हो। ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला। एक हमने डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूला शीट आपको किसी भी लेवल पे नहीं दी जाएगी, जहन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं इसी के अंदर ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस आपने ये जहन में रखना है जो आपके सामने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़, ये देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए और कुछ पता नहीं होना चाहिए। अब देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट के बाय एम, यही चीज आएगी उठ के। जब इसको आप पलटोगे तो क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। पता नहीं कितनी दफा माजी में इसका सवाल आया है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। यहां पे m से मुराद क्या है, टोटल मास जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। k से मुराद क्या है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ क्या है भाई, रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो भाई उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पाई, और उसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये आ गया आपके पास। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सही। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, के अपॉन एम, और आगे क्या आ गया, एक्स आ गया। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सिमिलरली ओमेगा की वैल्यू चाहिए। अब देखो ओमेगा की जगह पे आप क्या लिखोगे, ओमेगा की जगह पे आप लिखोगे अंडर रूट के अपॉन एम, अंडर रूट के अपॉन एम, और दूसरे रूट में क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अरे भैया देखो मैंने क्या किया क्या यहाँ पे, मैंने ओमेगा की जगह पे अंडर रूट के अपॉन एम लिखा, एक अंडर रूट बराबर में था उसमें एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने रूट क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। सही है। अब ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस देखो जरा, इसको जब आप लाके पुट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट
के अपॉन एम इंटू टी, बस ये हो जाएगा। ये देखने में थोड़ा भयानक लगता है, बच्चे को लगता है पता नहीं यहाँ क्या हो गया, इसलिए अमूमी तौर पे ना ये इसको पढ़ाया नहीं जाता इस तरह से। तो मैं भी आपको शुरू में यही कह रहा था कि ओमेगा आप अलग से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, तो आप इस हवाले से परेशान नहीं होना। लेकिन मैंने फिर इसलिए बता दिया, मैंने बोला ऐसा ना हो आप लोग परेशान हो रहे हो, पता नहीं डिस्प्लेसमेंट को किस कानून के तहत हमने इग्नोर कर दिया। तो वो किसी भी कानून के तहत इग्नोर नहीं किया, वो हम लोग ओमेगा को ना अलग से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, ताकि इतनी भयानक शक्ल ना बने हमारे साइन या कॉस के आर्ग्यूमेंट के अंदर। ये मैं बन गया। अब आपका एग्जामिनर यहां से ना पहले तो ये समझ लो सवालात क्या क्या पूछता है, फिर मैं आगे चलता हूं और इसकी एनर्जी के बारे में बातचीत करता हूं। सबसे पहले तो ये देख लो आपका एग्जामिनर ना इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछता जाता है, ठीक है, देखो गौर से। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो जो कुछ हमारे सामने अब लिखा हुआ है ना, सबसे हाँ एक और चीज जो हमारे जहन में है अभी और वो रह गई थी, हमारी जो रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, ठीक है, और से देखना जरा। अब देखो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बताओ। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। क्यों होती है, कल की क्लास में बहुत तफसील से पता है। मिनिमम कहाँ होती है, एट द मीन पोजीशन होती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। मीन पोजीशन का मतलब क्या है जनाब, एक्स इज इक्वल टू जीरो। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज लाके पुट कर देनी है। इस पर जब आप वैल्यूज लाके पुट करोगे तो एफ आर विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स नॉट बन जाएगा ये। यहाँ पे देखोगे तो ये बन जाएगा एफ आर विल बी इक्वल टू माइनस का के, एक्स की जगह जीरो आ गया तो ये जीरो हो गया। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम और मिनिमम रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू। सिमिलर पैटर्न पे वो क्या करेगा, सिमिलर पैटर्न पे वो आपसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होगा, तो आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी थोड़ी है। भाई आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या पता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अभी पढ़ के आए थे आप, माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। अब आपसे वो पूछता है मान लो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ। तो भैया एक्सेलरेशन मैक्सिमम वही होगी जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, गोया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे होगा ये वाली कार्रवाई भी। और मिनिमम कहाँ पे होगी, जाहिर सी बात है एट द मीन पोजीशन हो जाएगी। और कल मैंने इसका मतलब भी बताया था, इसकी मिनिमम होने से क्या मुराद है। जब आप लाके ये चीज़ें पुट करोगे तो ये बन जाएगा ए विल बी इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स नॉट, ये आ जाएगी चीज़। इसको पुट करोगे तो ए विल बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सर, ये जहन में रखना। अब जब आपको वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना। सिमिलरली जो अभी आपने वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है, या वेलोसिटी का वैल्यू आपने डिजाइन किया था, वो क्या था, ओमेगा जनरलाइज था ना वो, तो ये क्या बन जाएगा इस केस के लिए, स्पेसिफिक क्या बनेगा, के अपॉन एम, यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब अगर आपसे कोई बोले यार मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, तो जनाब वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे होती है। और मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। जनाब जब एक्स का वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी विल बी इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, ये कैसे बना सर, भाई बहुत सिंपल है, देख लो और से यहाँ पे। भाई इस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने जीरो पुट किया तो ये खत्म हो गया, सही है सर। अच्छा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो विल बी एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट मार दिया, लेकिन सिर्फ एक्स नॉट के स्क्वायर ने एक्स नॉट का ही रूट मारा। भाई ये जो रूट है ना, ये रूट के अपॉन एम पे अलग है, एक्स नॉट स्क्वायर पे अलग है। तो एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट का रूट खत्म हो गया, और के अपॉन एम का रूट अपनी जगह पे बाकी है। तो क्या बन गया, रूट के बाहर आ गया एक्स नॉट, और रूट के अंदर क्या रह गया, के अपॉन एम। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पे। सिमिलर पैटर्न पे अगर वो आपसे बोले यार मिनिमम वेलोसिटी बताओ, तो भाई मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या होता है, एक्स नॉट के बराबर होता है। एक्स क्या होता है जनाब, एक्स नॉट के बराबर होता है। अब आप ये चीज़ क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, निकालोगे। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो 1 मिनट देना मुझे जरा। अब देखो भैया, हमारे पास ये मिनिमम कहाँ पे होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हमारे पास
जब आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट यहाँ पे पुट करोगे, इस जगह पे एक्स नॉट पुट करोगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स नॉट के स्क्वायर से एक्स नॉट का स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ पे जीरो बच गया। अब जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि वेलोसिटी मिनिमम क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपसे वो पूछता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब सिमिलरली आपसे वो कुछ और चीज़ें भी पूछेगा। वो क्या है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो जब आप निकालने के लिए जाते हो, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपने किसी भी पॉइंट पे निकालनी है मास स्प्रिंग सिस्टम की, अच्छा मजेदार बात यह है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले जो इंक्लूड है ना, वो सिर्फ मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ही इंक्लूड है। सिंपल पेंडुलम भी एक और सिस्टम है जो हमारे कोर्स के अंदर है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले इंक्लूड नहीं है, उसका सिर्फ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, वही आपसे पूछेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है, और वी आपके सामने लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट वी एट एनी पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ लाके चीज़ों को पुट करोगे, ये बन जाएगा हाफ एम, ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, और आ गया जनाब एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया जनाब, स्क्वायर आ गया, सही है। स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर से अब ये पूरा रूट मर गया, और ये आपके पास बनता है जनाब हाफ एम, मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास के अपॉन एम, और आगे आ गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एम से एम भी मर गया, तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल करके आता है हाफ के ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आता है, सही है। अब ये क्या है, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको कोई बोले यार मुझे मिनिमम बताओ काइनेटिक एनर्जी, तो भाई आपको पता है ना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, जहाँ पे स्पीड मिनिमम होती है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ला के पुट कर दो भाई इसके अंदर। जब एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करोगे तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एंड इवेंचुअली योर काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी जीरो, करके देख लो। सिमिलरली जब आपसे ये मैक्सिमम की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पर ही आपकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब जब आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो लाके पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी यहाँ उठ के, ठीक है। ये आपके पास पूछता है अक्सर और बेशतर वो चीज़ उठ के। सिमिलर पैटर्न के ऊपर अगर आप आगे चलो, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी को आपने किस तरह से जहन में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ऐसे ही है। तो उसी की बेसिस के ऊपर हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, जनरल फॉर्मूला। अब अगर आपसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी तो जनाब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर होती है, और मीन पोजीशन पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब आप लाके इसको पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सर आपने तो कहा था पोटेंशियल एनर्जी लाजमी नहीं होती जीरो हो, हाँ लाजमी नहीं होती, लेकिन जीरो हो भी सकती है, ठीक है। तो अभी आप जीरो ही मान के चलो इसको। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट करके निकाल लेंगे। जब आप एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर उठ करके आ रही होगी, ये आपके पास आ रहा होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, और क्या है जनाबे वाला, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। साथ ही साथ आपसे कभी कभार वो टोटल एनर्जी के बारे में बातचीत करेगा। अब देखो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हो, किसी भी पॉइंट पे आप सम कर लो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। देखो जहन में रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसको पिंक से मार्क कर रहा हूं, ये जर्नल फॉर्मूला है, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला टू कैलकुलेट, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि वहां एक्स आ रहे हैं ना, तो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब आप यहां पे लाके इसको पुट करोगे तो अल्टीमेटली देखो ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ के ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हाफ के जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का
हाफ के एक्स स्क्वायर, यही चीज बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी। अब देखो, ये माइनस से ये वाला प्लस पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास जो टोटल एनर्जी आती है वो क्या आती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रूट की आती है। ये बात देखो, ये वाली बात भी हमारी कल के लेक्चर में आई थी, अगर आपने नोट किया हो, मैंने आपको बताया था और बल्कि मार्क भी करके दिखाया था येलो हाइलाइटर से ग्राफ के अंदर, कि टोटल एनर्जी, और से देख लेना, जो टोटल एनर्जी होती है ना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन क्या है। देखो, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में कहीं एक्स लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है के पर, और टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है एक्स नॉट पर। और एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, एक्स नॉट तो क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो टोटल एनर्जी इज सोली डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स। नंबर एक, एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। और नंबर दो, आपके पास क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, बस इस पे डिपेंड कर रही है मास स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी। ये मेरा बेटा आपके पास इसके जो कह लो के फॉर्मूले थे, जिनकी बेसिस पे आपसे आपका एग्जामिनर जो है ना वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ताकि जो है ना हम पहले क्वेश्चंस कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक मुझे बता दो कि सब चीज़ सबको क्लियर है। चलो, अब देखो बच्चे, जो पहला सवाल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, पहला सवाल कहता है द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एस एच एम इज ई। अब देखो, ये आपको उसने टोटल एनर्जी दे दी, कि टोटल एनर्जी क्या है आपके पास, ई है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन विल बी। क्या सवाल कह रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। करते हैं जरा सवाल। देखो, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर आपको कभी लिखनी हो, आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, अभी पढ़ के आए ऊपर। इसको ये कह रहा है ई के बराबर है, सही है। कहते हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी कहां पे निकालनी है, एट हाफ द एम्पलीट्यूड। देखो कह रहे हैं यहां पे बता रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस जुमले का मतलब क्या है ये भी समझ लो जरा। जैसे हमने कल से हम लोग ये वाली चीजें जो पढ़ रहे थे, एक मिनट, ये जो कुछ हम पढ़ रहे थे, ये देखो, ये देखो, ये हम पढ़ा करते थे, ये हमारे पास हुआ करता था पॉइंट ए, ये हमारे पास हुआ करता था पॉइंट बी, ये हमारे पास हुआ करता था पॉइंट ओ। यानी कि ये कह रहा ये है कि एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मान लो आपका जो पार्टिकल है ना वो यहां से ओ से ए की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी पूरा रास्ता कवर नहीं किया, आधा रास्ता कवर किया है। थोड़ा आधे से ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। यानी कि इसने अभी आधा रास्ता कवर किया, ये ओ से ए जाते हुए अभी यहां कहीं पे इस जगह पे, एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने ये जो हाफ द एम्पलीट्यूड कवर किया है, तो इस केस में जरा मुझे डिस्प्लेसमेंट तो बता दो, इसकी एक्स कितनी होगी। तो इसकी एक्स कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट बाई टू हो जाएगी। अरे भैया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होती है। तो अगर इसने आधा रास्ता कवर किया, यही तो कह रहा है एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब हाफ द एम्पलीट्यूड किया तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बाई टू हो जाएगा, सही है। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वो था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा था। बस लाके वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आया एज इट इज, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू, क्या बन जाएगा जनाब, एक्स नॉट स्क्वायर बाय फोर, ये चीज बन जाएगी, इससे ये चीज बन जाएगी। अब क्या करना है, एक्स नॉट स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकाल लो, एक्स नॉट स्क्वायर को अगर आप क्या करो कॉमन निकाल लो, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, या पूरा मैं ही करके दिखा दूं ये भी। चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, परेशान नहीं हो। देखो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ही कर देता हूँ, पूरा का पूरा पूरा का पूरा मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। पेपर में भी मैं ही चला जाऊंगा आप लोगों की जगह पे, ठीक है। ठीक है, चलो देखो इधर। सबसे पहले आपने ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर, इसको आपने किससे इक्वेट कर दिया, ई से इक्वेट कर दिया। क्यों, सवाल में कहा था टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एस एच एम इज ई, तो मैंने कह दिया भाई ये जो हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है ये ई के बराबर है। उसके बाद मैंने काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। क्यों सर जनरल क्यों लिखा, क्योंकि उसने मुझे बोला था काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इट्स काइनेटिक एनर्जी कहां पे कैलकुलेट करने बोला, ये जो उसने पूरी कहानी लिख के दी है ये क्या चीज है, ये एक्स के बारे में आपको बता रहा है, पढ़ो।
द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्स आपको बोल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू हो गया। हाफ द एम्पलीट्यूड आपने कैसे निकाला भाई, आधा मीन पॉइंट से एक्सट्रीम की तरफ गया है वो ठीक है, समझ में आ गई बात। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू, इस एक्स की जगह पे एक्स नॉट बाई टू लाके मैंने पुट कर दिया, ठीक है सर, चलें आगे चलें, इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब क्या हुआ भाई, जब इसकी जगह पे पुट किया, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर दोनों पे आया, एक्स नॉट स्क्वायर बाय फोर हो गया। अब मैंने कहा कि आप एक काम करो ना यार, काम सीधे सीधे ये करो कि आप एक्स नॉट स्क्वायर का वैल्यू बाहर निकाल लो, कॉमन, कॉमन आ रहा है ना दोनों से, निकाल लिया। यहाँ क्या बचा वन, और यहाँ क्या बच गया, वन अपॉन फोर बच गया। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम सेम करो यार। एलसीएम सेम करने के लिए क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा फोर वन जा फोर, माइनस का वन एज इट इज आ गया, अपॉन में आ गया फोर, आ गई ये चीज उठ के। अब आप गौर से देखो, तो ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इसी को तो हमने यहां पे क्या कहा था, ई कहा था। गौर से देखो, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को ही तो हमने क्या कहा हुआ था, ई कहा हुआ था, इसको आपने लाके ई बना दिया इधर। फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री, अपॉन में क्या आ गया, फोर, तो थ्री अपॉन फोर ई इसका आंसर है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, थ्री अपॉन फोर ई। अब अगर आपको यही सवाल ऐसे कह देता मिसाल के तौर पे, द टोटल, अब आपको यही कहता, द टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज ई इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कहता पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड, सेम चीज कहता, बस यहां पे क्या पूछता, पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या करते, आप बोलते पोटेंशियल एनर्जी का जर्नल फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब आप बोलते, और से देखो, अब आप बोलते एक्स की जगह पे क्या आता, एक्स की जगह पे आता आपके पास एक्स नॉट बाई टू, जो आपने कैलकुलेट कर लिया था, फिर क्या होता जनाब, ये हो जाता हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाय फोर, यही बनता। फिर आप क्या कहते, आप कहते ये जो जनाबे वाला हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, इसको तो हमने क्या कहा हुआ है, ई कहा हुआ है ऊपर, तो ये क्या बन जाता आपके पास, ई बाय फोर बन जाता, ई बाय फोर बन जाता, ये पोटेंशियल एनर्जी आती है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और अगर आप चाहो तो इनको जोड़ के भी देख लो, टोटल एनर्जी कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के आएगी, तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी है, थ्री ई अपॉन फोर, पोटेंशियल कितनी है, ई अपॉन फोर, जब आपने इसको ऐड किया तो थ्री ई प्लस ई कितना हो गया, फोर ई, डिवीजन में क्या आ गया, फोर, फोर से फोर मर गया, क्या आंसर आता है, ई। और आपको सवाल में यही तो टोटल एनर्जी दी हुई थी, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही काम किया है, कोई गलती हमारी नहीं हुई है। इस तरह से होता है सारा काम, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस तरह से आपके पास है, जब आप इसको करोगे तो आप क्या करोगे, अब आपका जो इसके अंदर होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन आपका, इसको नीचे ले जाते हैं और थोड़ा सा, अब आपका जो इसके अंदर होमवर्क है, अभी इसमें क्या है, एट हाफ द एम्पलीट्यूड था ना, आप क्या करोगे, एट हाफ द एम्पलीट्यूड के बजाय वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड करोगे, वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड, वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड। और दूसरे पार्ट में क्या करोगे, आप इसको बोलोगे थ्री फोर्थ द एम्पलीट्यूड, थ्री फोर्थ द एम्पलीट्यूड, थ्री फोर्थ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है मैं बता देता हूं ताकि परेशानी ना हो। देखो ये आपके पास था, ये है, ये आपके पास है, ठीक है, थ्री फोर्थ खुद ही समझ जाओगे फिर तुम। देखो ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, ठीक है, समझ जाना ये ओ है। वन फोर्थ का मतलब क्या है, वन फोर्थ का मतलब है यहां से थोड़ा सा आगे गया, इस जगह पे कहीं, ये रहा, ये रहा। और अगर आपसे अब डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय फोर। भाई वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड कवर किया है ना उसने, कितना कवर किया है, वन फोर्थ द एम्पलीट्यूड कवर किया है, सही है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय फोर, बस एक्स की जगह पे एक्स नॉट बाय फोर पुट करोगे, फिर थ्री फोर्थ द एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे थ्री एक्स नॉट बाय फोर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, हो जाएगा। काइनेटिक निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, और सम करके चेक करोगे कि आया आंसर ई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हो जाएगा ना, आसान आसान चीजें, कोई मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो गुड हो गया। अब देखो बच्चे हमारे पास अगला सवाल क्या कहते हैं। हाँ बच्चे, हम बात मेरे भाई, अभी ये रिपीट वो उसको अपलोड करूंगा ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें दोबारा देख लेना, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। चलो अब अगला देखो, कहता है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा इससे भी पहले ना हम एक काम करते हैं, इस सवाल से पहले, ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर ये जो सवाल है ना, इस सवाल से पहले एक बैकग्राउंड सवाल कर लेते हैं इसका। आपको ये कहता है, इस सवाल से पहले मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में आपसे उसने ये कह दिया कि वो पोजीशन बताइए। भाई हमें तो ये बात पता है ना, कल हमने ग्राफ में भी ऐसी एक पॉइंट लोकेट किया था
कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है। भाई हमने कल पढ़ी थी ना, अगर आपको याद होगी ये बात, कि जब एक्सट्रीम पे होते हैं तो सारी की सारी पोटेंशियल होती है, फिर मीन पे आता है तो सारी काइनेटिक बन जाती है। यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता चल रहा होता है। और आप नोट करो, एक साइकिल में पोटेंशियल दो बार काइनेटिक और काइनेटिक दो बार पोटेंशियल में जाता है। क्या मतलब सर? अरे भैया देखो, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल है, जब मीन पर आया तो अभी 1/4 साइकिल हुआ, लेकिन एक बार काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। फिर जब दोबारा एक्सट्रीम पे गया, ये मैं क्या बात बोल रहा हूं, देखो ऐसे समझ में आएगा। इसको गौर से देखो, और से देखो, यहां पे ये आपके पास है पॉइंट ए, ये आपके पास है पॉइंट बी, ये आपके पास है पॉइंट ओ। ठीक हो गया? देखो, जब आप ऐसे गौर से सुनना, यहां पे साइकिल का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था ना पहली क्लास में। ये देखो, ये जब आप ए से ओ पर आए तो आपका साइकिल कितना हुआ? आपका 1/4 साइकिल हुआ। साइकिल कितना हुआ? 1/4 साइकिल हुआ, T/4 यानी कि। फिर जब आप ओ से बी की तरफ गए, आपका 1/4 मजीद हो गया। यस सर, यानी कि आधा साइकिल हो गया। फिर जब आप यहां से यहां पर आए, आपका 1/4 और हो गया। जब आप यहां से यहां पे गए, आपका 1/4 और हो गया। सही है? गोया कि ये पूरा साइकिल हुआ। अब देखो, आपका काइनेटिक और पोटेंशियल जो है ना, वो दो बार इंटरचेंज हुआ है। कैसे? यहां देखो, सारा पोटेंशियल था, जब यहां आ गए सारा काइनेटिक हो गया। फिर यहां गए सारा पोटेंशियल हो गया। फिर यहां आए सारा काइनेटिक हो गया। फिर यहां गए सारा पोटेंशियल हो गया। यानी कि देखो, जब आपका एक साइकिल मुकम्मल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी दो बार काइनेटिक में, या काइनेटिक एनर्जी दो बार पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये मतलब है बताने का। सही है? वो उसके नंबर ऑफ साइकिल ट्वाइस चल रहे होते हैं। उसके काइनेटिक और पोटेंशियल के जो आपस में इंटर कन्वर्जन चल रहा है, वो ट्वाइस के रेट पे चल रहा है। यानी कि एक वाइब्रेशनल साइकिल के अंदर वो दो बार काइनेटिक पोटेंशियल हो चुका होगा। ये बता रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है? ये पूछा नहीं गया, वैसे ही बता रहा था मैं आपको, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। किताब में दो तीन लाइनें लिखी हुई है इससे रिलेटेड। खैर, अब सवाल पे आते हैं। एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, तो आपसे बोल रहा है भाई वो पॉइंट बता दो जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या है, मतलब वो पॉइंट बता दो। भाई जब बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसका क्या फासला है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसका क्या फासला है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जहां पर के काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? यही है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्वेट कर दो, जो जो मरता नजर आ रहा है मार दो भाई। हाफ के से हाफ के मर गया। ठीक है? ये वाला सवाल नहीं करा रहा भाई, जहन में रख लेना। ये मैं अपनी तरफ से एक सवाल बना के करा रहा हूं, ताकि आपको आगे के सवाल आसानी से समझ में आ जाए। क्या बनता है जनाब यहां पे? ये बनता है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर। ये माइनस हो रहा है, यहां आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। विच मीन्स एक्स नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। सही है? टू वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो x विल बी इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस साइन क्या बता रहा है भाई? प्लस माइनस साइन ये बता रहा है मेरे भाई, प्लस माइनस साइन ये बता रहा है, देखो गौर से। ये आपके पास अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का डोमेन है जहां वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये अगर वो पॉइंट है, तो इधर भी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि प्लस एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होगा, और इस जगह पे भी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा। अगर आपको कल वाला ग्राफ याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं वो ग्राफ दोबारा लाके भी आपको दिखा देता हूं। एक मिनट दो जरा। अगर आपको वो ग्राफ याद नहीं है तो मैं आपको वो कल वाला ग्राफ वापस लाके दिखा देता हूं, जहां पे मैंने ये दो पॉइंट्स मार्क भी किए थे कि हम ये बात पढ़ेंगे आगे जाके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो वो यही वाले दोनों पॉइंट्स थे। देखो, ये वही पंजाब बोर्ड का ग्राफ है। ठीक है? ये देखो, ये कल वाले लेक्चर में भी आपको दिखा होगा। ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ये देखो, ये वाले पॉइंट्स। ये देखो, इस पॉइंट पे आपको दोनों एनर्जीज बराबर नजर आ रही हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, बेसिकली ये आपके पास है प्लस का एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2। और ये देखो, यहाँ पे भी एनर्जीज बराबर है। और ये आपके पास ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट आपके पास है माइनस का एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये मतलब है इस बात का, ये मतलब है। ठीक है? जो भी बात बताइए। ठीक हो गया सर, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं अब जरा हम। अब ये तो हो गया, ये इस पॉइंट के ऊपर आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है? जमशेद अली बेटा, कल का जो लेक्चर है ना, उसको कम से कम आप 8 दफा दोबारा देखो, कम से कम, कम से कम। ठीक है?
क्योंकि आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बातचीत की थी। ठीक है, अब सवाल देखो दोबारा से हमारे पास, ये सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपका इम्तिहान है कि आपने पुराना कॉन्सेप्ट जो है ना वो कितने अच्छे तरीके से समझा हुआ है। कहता है ये कोई पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा जब डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना होगा। सही है। अब देखो करने को हम ये डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू से। बस आप एक चीज में फंस जाओगे कि आपको एक्स नॉट का वैल्यू यहां नहीं पता। अब उसी के लिए ये पहली लाइन लिखी हुई है, ये जो पहली लाइन आप पढ़ोगे ना, ये पहली लाइन इसी के लिए लिखी हुई है। क्या कहता है अब ये देखो, कहता है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सही है। क्या मतलब इस बात का, मतलब ये है, ये एक लाइन है और इस पूरी लाइन की लंबाई आपको जो दी हुई है ना जनाब, इस पूरी लाइन की लंबाई, ये पूरी लाइन की जो लंबाई आपको दी हुई है, ये पूरी लाइन की आपको जो लंबाई दी हुई है ना वो आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है कि ये पूरी लाइन कितनी बड़ी है जनाब, 8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, अच्छा। अब यकीनन यहां कहीं पे इसके दरमियान में इधर कोई मीन पॉइंट होगा। यस सर। इधर कोई क्या होगा आपके पास, एक्सट्रीम पॉइंट होगा। सिमिलरली इधर भी ये क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा। अब ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए क्योंकि हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, कई दफा पढ़ा है, बल्कि बल्कि अगर मैं बोलूं कि पहले दिन से यही पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। सही है। अब ये जो आपको नजर आ रही है ना चीज आपके सामने, ये जो चीज नजर आ रही है, अगर आप इसको मार्क करोगे ये क्या बन जाएगा, ये आपको क्या बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से देख के ही बता सकता हूं कि मेरे पास जो एक्स नॉट का वैल्यू है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। बस बात खत्म हो गई। अब उसके बाद आपने वही काम करना है जो मैंने ऊपर किया था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो हाफ के ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। खत्म हो गई कहानी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन पूछ रहे हैं, यानी कि एक्स का वैल्यू ही तो पूछ रहा है। और मैंने भी तो आपको पिछले सवाल में एक्स का वैल्यू ही निकालना सिखाया था। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू। अब एक्स नॉट का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 4 अपॉन अंडर रूट टू। सर आपने इसे कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ऑप्शन में सारे के सारे सेंटीमीटर नजर आ रहे थे। अब देखो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, मैं यहां पे रूट को डिनोमिनेटर से खत्म करने की तरफ चला जाऊंगा। तो जब मैं रूट टू से यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा जनाबे वाला 4 अंडर रूट टू अपॉन में अंडर रूट टू विल बिकम अंडर रूट टू का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान जहन में रखना, इसमें एक बच्चा ये बोंगी मारेगा अंडर रूट टू से अंडर रूट टू को मार देगा। अबे अगर अंडर रूट टू से अंडर रूट टू को कैंसिल ही करना होता तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते भाई। सही है। तो डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, टू टू सा क्या हो गया 4। क्या आंसर आता है, 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो गया है सवाल आपके पास। तो देखो अब सवाल देखो, ये वाला भी पूछा गया है माजी में, ये भी पूछा गया है। अब देखो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो ना कि ये पास पेपर के क्वेश्चंस करने का क्या फायदा होता है लेक्चर के साथ साथ। अब देखो ये एक सवाल है जो कि अक्सर व बेशतर कराया जाता है, आप अक्सर देखोगे टॉपिक में ये सवाल होता है। उसने इस सवाल में एक लाइन ऐड कर दी सिर्फ, और ये लाइन आपके बेसिक को देखो जज करा रही है, आपके बेसिक को जो है ना वो लेके चल रही है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। कि आया इसको ये बात पता भी है कि मीन पॉइंट सेंटर में होता है, दोनों तरफ एक्सट्रीम पॉइंट होता है, मीन पॉइंट से एक्सट्रीम तक का फासला एक बराबर होता है, नहीं होता दोनों तरफ के। तो ये चीज जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन। सही है। इसका एम्पलीट्यूड ए है, टोटल एनर्जी ई है। एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3E/4। कहता है इसका काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे क्या है, 3E/4 है। ओके हो गया। कहता है इस डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट इज, अब कहता है उसकी डिस्प्लेसमेंट उस इंस्टेंट पे क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, ये आप ही लोग करोगे। ठीक है, तसल्ली के साथ अटेम्प्ट करना। मैं आपको इसके अंदर हिंट जरूर दे देता हूं कि इसमें आप किस तरह से करोगे। ऑप्शन इसके अंदर आपका मेरा ख्याल है बी करेक्ट आना चाहिए। होगा कैसे, आप पहले मानोगे इसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, टोटल एनर्जी ई दी हुई है। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप इसमें टोटल एनर्जी ले लोगे। टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है। अब इसको आप सवाल की शक्ल के हिसाब से चेंज कर दो। टोटल एनर्जी यहाँ क्या दी हुई है, ई दी हुई है, और आपको जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कर दोगे हाफ के ए का स्क्वायर। ये सवाल की शक्ल बन गई। अब कहता है आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला पहले तो लिख लो यहाँ पे। क्या बनता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बनता है ना जनरल फॉर्मूला आपके पास। सही, ये बनता है। अब सवाल के हिसाब से लिख लो। सवाल में आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3E/4 दी हुई है। यस सर। हाफ
के आगे क्या आ जाएगा, ये जो आपका एक्स नॉट स्क्वायर है, एक्स नॉट स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि सवाल में देखो एम्पलीट्यूड को ये कहा हुआ है, देखो सवाल पढ़ो, माइनस का एक्स स्क्वायर। बस आपका सवाल सॉल्व हो चुका, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना आपने। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अगले स्टेप में आप आगे जाओगे, इसको आप कर दोगे 3/4, ई की जगह पे जो आपने अभी अभी ई का वैल्यू पढ़ा था ताज़ा ताज़ा, हाफ के ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बस हो गया सवाल सॉल्व आपका। ये हाफ के से हाफ के आपका मर जाएगा, हो जाएगा ना सवाल सॉल्व अब तो यार। ठीक है, ये वाला जो 3/4 ए स्क्वायर है, इसको इधर ले आना, एक्स स्क्वायर को वहां ले जाना उठा के, सीधे हाथ पे ए स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा, उल्टे हाथ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो आपके पास a/2, सही बता रहा था मैं, यही आंसर आ रहा होगा। करके देख लेना एक बार खुद से भी, ठीक है, ये आपने करना था। चलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया? जी जी बेटा, ये आप ही के पास पेपर के क्वेश्चन है, बोलो यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसी के अंदर मेरा बेटा आपसे ना एक से दो सवाल और पूछता है, आगे जाने से पहले वो भी देख लीजिए। वो सवाल ये कहता है कि फाइंड फाइंड द टाइम taken by find the time taken by the find the time taken by the vibrating body to cover to cover one half find the time taken by the vibrating body to cover one half the amplitude find the time taken by the vibrating body to cover one half the amplitude starting from. Find the time taken by the vibrating body to cover one half the amplitude starting from the mean position और एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो ये एक सवाल है, कहने को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कवर वन हाफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये वन हाफ द एम्पलीट्यूड से क्या मुराद होती है, ये भी समझ लीजिएगा। देखो वन हाफ से क्या मुराद होती है, वन हाफ से मुराद होती है 1/2। यानी कि ये जो आपको कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इतना इतना एम्पलीट्यूड कवर करना है, कितना, x0/2, वन हाफ द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब समझिएगा ज़रा, देखो ये हमारे पास अगेन वही कहानी आ गई। ये हमारा पॉइंट है, लेट से पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट है, लेट से पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट है, लेट से पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी चीज़ को ना एक बार और कॉपी करके यहाँ ड्रॉ कर दूँ, देखो जब हम पार्ट ए को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, पहले मैं पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूं, समझिएगा जरा अच्छे से। पार्ट ए में कहता है वो टाइम बताइए जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया x0/2 स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि यहां से मान लो आपकी बॉडी इस जगह पे आई, ऐसे ही है। अगर आपसे कोई पूछे यार इसका जरा मुझे डिस्प्लेसमेंट तो बताना, डिस्प्लेसमेंट x0/2 होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसे निकालते हो आप। यही पूछ रहे हैं ना आपसे पार्ट ए में, और तो कुछ नहीं पूछ रहा अभी वो। अब देखो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, मीन से कर रहा है। जब ये मीन से स्टार्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू x0 sin ω t, ये बन जाएगा। अब x की जगह पे लाके आपने वैल्यू पुट कर दी x0/2, ऐसे ही है। ये हो गया आपके पास x0, ये हो गया आपके पास sin ω t। ठीक है जनाबे वाला, ठीक है सर। x0 से x0 मर गया, सही है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू ω t। साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या, ω t। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है आपके पास, 30 डिग्री होता है, इज इक्वल टू ω t। मैंने आपको बताया था इसको हम 30 डिग्री को हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। ω t फेज है ना, बात हो चुकी है इसके बारे में। ω t क्या है, फेज है, और फेज हमेशा किस में आता है जनाब, रेडियन में आता है। तो 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। कर दे भाई मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बनता है यहाँ पे, ये बन जाएगा π/6, मल्टीप्लाई कर π/180 से, तो 30 से 0 मर जाएगा, 3 1 3 6, ये बन गया आपके पास क्या, ω t बन गई चीज। ठीक है, आगे चलो एक स्टेप आगे जाओ जरा, आगे जाओगे ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π/T। भाई जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω,
तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यही बन जाएगी चीज। यस सर, यही बन जाएगी, सही है। अब देखो ओमेगा इंटू टी, ये टी तो आपने निकालना है, और ये किसके बराबर आ रहा है, पाई/6 के बराबर आ रहा है, सही है। पाई से पाई मर गया, इस नीचे वाले टी को ऊपर फेंक देंगे और टू को नीचे ले जाएंगे, क्या बनता है, टी विल बी इक्वल टू, ये था 1/6, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय टी/2। भाई टी डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, टू मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो गया, क्या बनता है टी/12। क्या बनता है टी/12। कभी कभार एग्जामिनर एक स्टेप आगे चला जाता है, एग्जामिनर आपको लिख के दे देता है कि भाई टोटल टाइम पीरियड जो है ना वो मिसाल के तौर पे 24 सेकंड है। टोटल टाइम पीरियड क्या है, 24 सेकंड है। आपको बोलता है कि भाई टाइम बताओ वाइब्रेटिंग बॉडी का कि वो 1/2 द एम्पलीट्यूड कवर कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, और टोटल टाइम पीरियड कितना है, 24 सेकंड है। तो उस केस में ये आपका आंसर आ चुका। लेकिन अगर वो टोटल टाइम पीरियड लिख के दे दे तो भाई टोटल टाइम पीरियड पुट कर दे यहाँ पे, 24 और 12 आ गया, तो गोया कि कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, कहाँ से कहाँ जाने में, ओ से इस पॉइंट तक जाने में, सही है। अच्छा अब जरा देखो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अभी आपके लिए ना कुछ चीजें और आएंगी, लेकिन उन्हीं के लिए आएंगी जाहिर सी बात है जिन्होंने कल वाला लेक्चर जो है ना वो तरीके से लिया हुआ है। और से देखो, अब देखो, अब किसी को अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना, मैं फिर से समझा रहा हूं पार्ट बी इसका, और से देख लेना यहाँ पे। पहले जरा सवाल पढ़ लो एक बार, किसी को अब तक नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, फिर सवाल पढ़ लो। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालो भाई, बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, बाय वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम टू कवर 1/2 द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। माना उसने ये कि एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी ने अपना सफर शुरू किया और यहां कहीं पे आ गई, इस जगह पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। और इसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो x0/2 कवर कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी भी, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी x0/2 है। क्यों सर, सर डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से निकाला जाता है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी कितना है इसका, वही है, x0/2 है। फर्क ये है कि अब वो ए से इस पॉइंट पे आ गई है मतलब बॉडी इसी पॉइंट पर है, बस ओ से आने के बजाय अब कहां से आई है, ए से आई है, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी वही होगा, सही हो गया। अब आप जाते हो, आप बोलोगे x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी यूज करेंगे अब, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम से शुरू किया है, ये बात मैं पहले स्टेब्लिश करा चुका हूं, ठीक है। x की जगह पे आपके पास क्या आएगा, x0/2 आएगा, सही है। और ये आ जाएगा x0, और आगे आ गया आपके पास कॉस ओमेगा टी। x0 से x0 मर गया, कॉस इनवर्स कर लेंगे, ये हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप जनाब, कॉस इनवर्स कर लोगे, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखो कॉस इनवर्स हाफ जब आप करते हो तो आंसर आता है आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू ओमेगा टी। 60 डिग्री को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिवाइड तो नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करो पाई/180 से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई/3। ओपन कर लो भाई ओमेगा टी को, ओमेगा टी क्या बनता है, 2 पाई/कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी विल बी इक्वल टू क्या, पाई/3। पाई से पाई मर गया, और 2/टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 1/3 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय टी/2 हो जाएगा, ये ठीक हो गया। यानी कि आपके पास आंसर क्या आता है, टी/6 आता है। अब अगर सवाल में आप गौर से देखो, सवाल में इसने कहा था कि टोटल टाइम पीरियड कितना है, 24 सेकंड है। तो अगर आप यहाँ पे ला करके 24 सेकंड पुट करते हो तो 24/6, तो 6 4 का क्या होता है, 24 होता है, 4 सेकंड लग रहे हैं। अब जरा यहाँ पे ना एक बात समझना अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से सुनना, फिर जवाब मुझे आप लोगों ने देना है, अच्छे से सुनना। ये दोनों आंसर्स नोट कर लो जो आए हैं यहाँ पे, एक आंसर ये, एक आंसर ये, अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो जरा समझो यहाँ पे, पहले तो ये समझ लो ये 24 सेकंड क्या है, ये 24 सेकंड था टोटल टाइम पीरियड। और टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, पार्टिकल पहले ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया, ये अभी साइकिल पूरा नहीं हुआ, फिर बी से ओ आया, फिर ओ से ए गया, अब जाके हुआ साइकिल पूरा। यही बात हमने साइकिल के बारे में हमेशा से स्टेब्लिश करी हुई है, यही बात पढ़ी हुई है, हमें पता है ये बात, ठीक है सर। इसका मतलब अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, 24 के 4 टुकड़े कर दूं, तो 24 के 4 टुकड़े का मतलब क्या है, 6 सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये जो एक क्वार्टर साइकिल मुकम्मल होगा ना, ए से ओ तक आएगा, ये 6 सेकेंड का होगा। मतलब तो ये समझ में आता है, 1 क्वार्टर साइकिल कितने का होगा, 6 का, फिर ओ से बी में जाएगा वो फिर 6 का होगा, फिर बी से ओ में आएगा वो फिर 6 का होगा, फिर ओ से ए में जाएगा वो फिर 6 का होगा। ऐसे 6 6 6 6 4 दफा मिला लेंगे तो 24 सेकेंड पूरे हो जाएंगे, गोया एक साइकिल का टाइम पूरा हो जाएगा। समझ में आती है बात, जबरदस्त है। अब जरा आगे समझो और मसला समझो। जब आपका पार्टिकल
ओ से ए पे गया, और से सुनना, जब आपका पार्टिकल ओ से ए तक जा रहा था, तो रास्ते में ये जो पहला आधा डिस्टेंस कवर किया, ये जो यहां तक पे, इसका टाइम कितना आया आपके पास? 2 सेकंड आया। और फिर जब ओ से ए पे जाएगा, इसका टाइम कितना आया आपके पास? 4 सेकंड। नहीं सर, वो तो ए से यहां तक आने का टाइम है। अरे भैया, तो ए से इस पॉइंट तक आने का जो टाइम होगा वही, भाई ये वाला पॉइंट मान लो एक्स कह देते हैं इसको, ताकि परेशानी ना हो। भाई ए से ये जो मैंने 4 सेकंड कहाँ से लिखा है, ये 4 सेकंड ये निकाला है ना, थोड़ी देर पहले तो निकाला है, ये 4 सेकंड निकाला हुआ आपके सामने। तो सर ये तो देखें, ए से एक्स तक आने का टाइम था ना। अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से एक्स तक आने का जो टाइम है वही एक्स से ए तक जाने का टाइम होगा। सिंपल सी बात है ना। भाई सेम फोर्स लग रही है ना, फोर्स तो चेंज नहीं हो गई। भाई ए पे जो फोर्स थी वही अभी भी है, और ए से एक्स की तरफ आते हुए फोर्स कम हो रही है, एक्स से ए की तरफ जाते हुए फोर्स बढ़ रही है, तो टाइम सेम रहेगा। तो देखो, अब आप यहां पे पॉइंट क्या समझने की जरूरत है, या मसला क्या है यहां पे जो आपके जहन में आना चाहिए। आप ये देखो कि पहले जो आपने हाफ डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस मजेदार बात, दोनों में हाफ हाफ है, यानी कि यहां भी देखो आधा एम्पलीट्यूड है, यहां भी देखो आधा एम्पलीट्यूड है, ऐसे ही है। आप ये देखो कि पहला आधा एम्पलीट्यूड 2 सेकंड में कवर हुआ, दूसरा आधा एम्पलीट्यूड 4 सेकंड में कवर हुआ। मिला के देखोगे, जब इनको आप जोड़ोगे, तो वो तो सही है, एक क्वार्टर साइकिल ही बन रहा है। आप में से कोई इसका रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये टाइम अनइक्वल क्यों आ रहा है? मैं बता चुका हूं इसका रीजन, अगर आपने लेक्चर तरीके से नहीं है तो मैं इसका रीजन पहले ही बताया है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट ओ से एक्स की तरफ जा रहा है, सुनना गौर से अच्छे से। अब हमें यह बात पता है कि ओ पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी होती है जनाब? मैक्सिमम होती है। जब आपका ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो ओ से एक्स के अंदर वेलोसिटी ज्यादा थी, तो वो फासला जल्दी कवर हो गया। अब जाहिर है एक्स तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कम हो गई होगी ना, तो एक्स से ए तक जाने में सेम फासला लंबे टाइम में कवर हुआ, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो चुकी है भाईजान? कम हो चुकी है। तो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? इस तरह से होता है ये काम। ठीक है, बोलो भैया, क्या यहां तक सबको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई? हाँ या ना? ये सब आपका एग्जामिनर पूछता है आपसे अलग अलग करके। अब देखो बच्चे, आगे चलते हैं, और इसके अंदर हम लोग मजीद चीजें देखते हैं, और हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास है, अगला सिस्टम जो है हमारे पास पढ़ने के लिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए सर समझाएं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। मजेदार बात यह है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है करने के लिए। ठीक है, एक आधी कोई चीज है, बस उसी को हमने समझना है अच्छे तरीके से, उसी को देखना है। देखो, ये जब से जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, ये कुछ कुछ सिंपल पेंडुलम जैसा ही था हमारे पास। ठीक है सर, अब बता दें जल्दी से। ये मेरा बेटा हमारे पास मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो हमारे पास पॉइंट बी है, ये मान लो हमारे पास पॉइंट ओ है। ठीक है सर, चलें आगे चलें। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह पे ये हमारे पास जो है ना पेंडुलम मौजूद है। ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास इस जगह पे क्या है, ये पेंडुलम मौजूद है। ठीक है, ऐसे करके ये जो पेंडुलम है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर से देखोगे, तो ये यहाँ से समझ लो कि इसको हम छोड़ते हैं, ए पॉइंट से छोड़ते हैं, तो पेंडुलम भैया मूव करते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। मान लेते हैं कि पेंडुलम जो है इस पॉइंट से हमने इसको रिलीज किया, यहाँ पे ये पहले था, अभी नहीं है यहाँ पे ये। और जब हमने पेंडुलम को इस पॉइंट से रिलीज किया, तो आपका जो पेंडुलम था, गौर से सुनना, वो मान लो यहाँ से इस किसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये आ गया इस किसी पॉइंट पे। अबे सही हो जा, चलो इस किसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ कहीं पे आ गया आपका पेंडुलम। ठीक है, समझना गौर से। अब जब आपका पेंडुलम इस पॉइंट पे आ गया, तो अब आप देखो आपका पेंडुलम किस तरह से मूव करता हुआ आ रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। आपका पेंडुलम इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा है, हमें समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब जरा।
अब अगर मैं इस पेंडुलम के बारे में बातचीत करूं तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पहले से पता है। नंबर एक, मुझे ये पता है कि ये जो है ना, ये इसकी लेंथ है। ये क्या है, इसको आप कहते हो लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या कहते हैं इसको हम? दिस इज टर्म्ड एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे जो इसका वेट है, वेट कहाँ पे एक्ट करता है जनाबे वाला? डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये इसका वेट है, W इज इक्वल टू क्या? mg। कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे अगर मैं एक एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक एक्सिस बनाता हूँ इस पॉइंट पे, ये एक एक्सिस, तो ये मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है वर्टिकल एक्सिस। क्या कहलाता है ये? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ज़ाहिर है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस से यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल एक्सिस। जाहिर है पहले ये एंगल बड़ा बन रहा होगा, अब जब पेंडुलम यहाँ पे आ गया है तो इसका एक्सिस क्या हो गया, मतलब इसका एंगल क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ध्यान में रखिएगा ये बात। ठीक है, ये वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है तो इसको हम कहते हैं एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है सर, आगे चलें। अब देखो बच्चे, हमारे पास ये जो कह लो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ये जो आपके पास ये है, ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है, ये बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग है। इसके अंदर आपके पास एक अदद क्या होगी? टेंशन इन स्ट्रिंग होगी। ठीक है सर, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं इस वेट के कंपोनेंट्स बनाता हूँ, वेट के मैं क्या करता हूँ? कंपोनेंट्स बनाता हूँ। तो जनाब वेट का एक कंपोनेंट मेरे पास ये वाला बनेगा इस तरह से, जो कि ऐसे स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे, मतलब स्ट्रिंग के एंटी पैरेलल होगा इस तरह से, यहाँ बनेगा एक कंपोनेंट, ये बनेगा मेरे पास। और वेट का मेरे पास एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला। ठीक है, दो कंपोनेंट बना दिए मैंने, सही हो गया। ये मेरे पास दो कंपोनेंट बन गए। जो थीटा यहां पे आपको नजर आ रहा है, यही सेम थीटा आपके पास यहां पे होगा, यही सेम थीटा आपके पास यहां पे होगा। ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको ये बात नजर आएगी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा W cos थीटा। कैसे पता चला सर आपको? भाई थीटा के साथ वाला जो भी होता है वो W cos थीटा होता है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये आपके पास बनेगा जनाब W sin थीटा। अब आपने जब भी कभी पेंडुलम को नोट किया होगा, ये मान लो आपका पेंडुलम है, ठीक है, आपने जब भी कभी पेंडुलम को नोट किया होगा, आपने ये चीज देखी होगी, कभी भी आपने ऐसा नहीं नोट किया होगा कि आपका पेंडुलम जो है ना वो इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे कभी देखा? नहीं देखा। पेंडुलम ऐसे कभी नहीं जाएगा। ना ऐसे देखा होगा कि पेंडुलम इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, ऐसे भी नहीं जा रहा। आपने ये देखा कि पेंडुलम, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के भी दिखाया था, फिर बना के दिखा देता हूँ, पेंडुलम कैसे आ रहा था? ऐसे आ रहा है। तो ये आपको नजर आ रहा है पेंडुलम इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपको पेंडुलम इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है पेंडुलम को इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, और वो कौन सी है? वो आपके पास है W sin थीटा, और तो कोई फोर्स नहीं है। W sin थीटा इज द ओनली फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पेंडुलम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। गोया कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि जनाब W sin थीटा जो है वो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स की तरह से बिहेव कर रही है, कर रही है। और यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया, क्यों? क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है सर। और इसी की वजह से इस पेंडुलम के पास एक्सेलरेशन भी आएगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है जनाब? ma हो जाता है। ये वही जो अभी हमने सुबह सुबह किया था। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो ma विल बी इक्वल टू माइनस का W की जगह पे क्या आ जाएगा? mg। आगे क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा। थीटा विद द वर्टिकल एज हैंड में रख लीजिएगा। जो मर रहा है मार लो यार, m से m मर गया यहाँ पे। क्या फॉर्मूला बनता है? a इज इक्वल टू माइनस का g साइन थीटा हमारे पास बन जाता है। a इज इक्वल टू माइनस का g साइन थीटा बन जाता है। ठीक है सर, आगे चले जरा मजीद बताएं। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? हम प्रॉपर्टी ये यूज करते हैं कि ये थीटा का वैल्यू बहुत कम है। यही चीज आपने अपने पास जहन में रखनी है, आपका एग्जामिनर अक्सर आपसे सवाल पूछता है। क्या? बताता हूं। जो थीटा का वैल्यू जब कम होता है ना, थीटा का वैल्यू जब कम होता है सर, कितना कम होता है? आइडियली स्पीकिंग अगर 5 या 6 डिग्री से कम होता है, आप ये चीज चेक भी कर सकते हो अपने पास, 5 या 6 डिग्री से कम होता है, क्या चेक करोगे मैं बता देता हूं। चेक ये करोगे, आप निकालना sin 1 डिग्री, sin 1 डिग्री, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फिर आप क्या करना, इस 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट? पाई/180 करके आंसर आएगा कुछ। तो वो आपके पास एक बराबर आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना। 5-6 डिग्री तक आप कर सकते हो। जो पुरानी किताबें थी, पंजाब बोर्ड की पुरानी किताब या सिंध की पुरानी किताब, उनके अंदर इसका वैल्यू 10 डिग्री तक मेंशन था। लेकिन 10 डिग्री तक भी आप कह तो सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हो जाता है। कहने को कह सकते हैं 10 डिग्री तक।
ये आप चेक कर सकते हो ना, साइन 10 डिग्री देख लो और 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके देख लो, थोड़ा सा वैल्यू में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि इन वैल्यूज के ऊपर जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो थीटा और साइन थीटा का वैल्यू तकरीबन एक बराबर आता है। और ये चीज मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ्स में भी पढ़ाई थी। और थीटा और टेंजेंट थीटा का वैल्यू भी एक बराबर आता है। और आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आता है। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहलाती है जो हम लोग यूज करते हैं कई सारी जगहों पे। अब हम यहां पे देखो गौर से मान के चलते हैं ये बात कि जो थीटा है ना, ये थीटा बहुत स्मॉल है। दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। सर यहाँ थीटा कौन सा लेते हैं? ये थीटा हम यहाँ पे इनिशियल वाला थीटा लेते हैं, मैक्सिमम थीटा लेते हैं। भाई मैक्सिमम थीटा कब होगा? ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है ये मैक्सिमम कब होगा? जब आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना थीटा। तो आप थीटा की वैल्यू को स्मॉल लेते हो, जब स्मॉल लेते हो तो साइन थीटा को थीटा से इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का जी इंटू थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का जी इंटू थीटा बन जाएगा। तो एग्जामिनर सवाल आपसे ये पूछता है कि सिंपल पेंडुलम का मोशन कब एसएचएम होता है और कब एसएचएम नहीं होता। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन जनाब, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ तब होता है जब थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है। जब थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है, जहन में रख लीजिएगा आप ये बात। जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? स्मॉल होता है। जहन में रखेंगे हम ये बात। सही है। क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और 10 डिग्री आखिरी लिमिट है जिस पे जाके वैल्यू थोड़ी बहुत तब्दील होना शुरू हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो आप साइन थीटा को थीटा से वो नहीं कर सकते, रिप्लेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ड समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, आगे देखो और से। ये हमारे पास बन जाता है ए इज इक्वल टू माइनस का जी थीटा। फिर आपने एक फॉर्मूला अपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, अब चूंकि वो डेरिवेशन का पार्ट है उसके ऊपर मैं जा नहीं रहा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आप इक्वेट करोगे, एस की जगह पे आपके पास एक्स आता है, आर की जगह पे एल आता है, यहाँ पे थीटा आता है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू बन जाती है एक्स डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, जब आप यहाँ पे लाके इसको पुट कर लोगे तो माइनस का जी मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन एल। अब आप क्या करो, अब आप इसको इस तरह लिख लो। देखो, हमने शुरू में एक चीज अपने पास तय की थी कि जब भी हम किसी सिस्टम को देखेंगे कि आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम क्या देखेंगे? हम ये वाला फैक्टर देख लेंगे उसका, ये वाला फैक्टर देख लेंगे। अगर ये वाला फैक्टर जो है, मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है, ये ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से मैच करती हुई मिल गई तो ठीक है। नहीं मिल गई तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन मैच करती हुई मिल रही है, क्योंकि देखो ये जो आपके सामने आपको जी अपॉन एल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है? कांस्टेंट ना भाई। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से मैंने आपको, जो मेडिकल वाले हैं, उनको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जो उनको ग्रेविटेशन पढ़ाया गया है ना, वो इस वजह से पढ़ाया गया है। इंजीनियरिंग वालों के पास तो बहरहाल ये सब चीज शामिल है ही है। जी अपॉन एल, ये आपके पास क्या है मेरे बेटे? ये हमारे पास है एक अदद कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब क्या करना है? अब जल्दी से इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सही है। आपको इसका ए का वैल्यू तो मिल ही गया। ए का वैल्यू क्या है? माइनस का जी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। सही है। और ए इज इक्वल टू क्या था? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स था। इक्वेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल। आगे लेके चलेंगे तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल, ये चीज बन जाएगी। ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए जाएंगे तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये बनेगा। वैल्यू लाके पुट कर देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पे क्या आएगा? अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। जब इसको रूट से मतलब फ्रैक्शन से ऊपर लाएंगे पलटेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द फेमस फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/2 पाई, और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। ये आपके पास है। अब इसके अंदर आपका एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछता है, ये फॉर्मूला तो एग्जामिनर का फेवरेट है। पता नहीं कितने सवाल माजी में उसने इससे पूछे हुए हैं। ठीक है। अब कैसे सवाल पूछता है, मैं सवाल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जामिनर आपको कहता है कि आपके पास एक कोई पेंडुलम था, उसकी लेंथ एल थी और टाइम पीरियड टी था। सही। सुनना गौर से। आपने क्या किया? आपने जो पेंडुलम था, आपने पेंडुलम की जो लेंथ थी वो ट्वाइस कर दी, 2 टाइस कर दी। यानी कि आपने पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दी। यानी कि आपने पेंडुलम का जो स्ट्रिंग था उसको आपने क्या कर दिया? पहले के मुकाबले में बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा कर दिया भाई? भाई जो पेंडुलम था, ऑब्वियस सी बात है, आपने उसका स्ट्रिंग हटाया और उसकी जगह पे एक ट्वाइस लेंथ का स्ट्रिंग लाके कनेक्ट कर दिया। बताओ भाई उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। सही है। अब आप यहां से अपना रिलेशन बना लो।
T1 डिवाइडेड बाई T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L2। ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। जब आप लाके वैल्यू को पुट करोगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो T1 है वो T था, और T2 तो आपको मालूम ही करना था। अंडर रूट जो आपका L1 है, L1 की जगह पे L आ जाएगा, और L2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा। सही हो गया सर। L से L मर गया। सही है। सिंप्लीफाई करेंगे अब आगे ले जाके इसको, ये बन जाएगा आपके पास T डिवाइडेड बाई T2 विल बी इक्वल टू 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा T2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T। यानी कि आपके पास जो टाइम पीरियड था वो कितने गुना बन गया, √2 टाइम्स बढ़ गया। और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। यानी कि 1.414 टाइम्स आपका टाइम पीरियड बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है। अब कभी कभार एग्जामिनर इसी के अंदर आपसे दूसरी तरह से सवाल पूछता है। वो आपसे सवाल ये पूछेगा कि भैया पहले लेंथ एल थी, टाइम पीरियड टी था, अब मान लो टाइम पीरियड आपका 40 हो गया, तो बताओ आपने लेंथ कितनी कर दी होगी। ये भी एक तरह का सवाल है, पूछने का उसका तरीका है। भाई सेम काम, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, रिलेशन स्टेब्लिश किया, T1 डिवाइडेड बाई T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L2। अब क्या करना है भाई, वैल्यू पुट करेंगे। T1 की जगह पे आपके पास क्या आएगा, T1 की जगह पे आपके पास आएगा जनाब T, और T2 की जगह पे आपके पास आएगा जनाब 40, ये आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट L1 की जगह पे आपके पास आएगा जनाब L, L2 की जगह पे आपके पास आएगा जनाब L प्राइम, जो कि आपने मालूम करना है। अब क्या करेंगे, T से T मर गया, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, दोनों तरफ अगर आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट लेते हो, तो जनाब 1 का रूट आपके पास क्या होता है, 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा L अपॉन में क्या आ गया, L प्राइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो L प्राइम विल बी इक्वल टू 2L, यानी कि आपके पास लेंथ कितनी हो गई है, 2 गुना हो गई है। ठीक है। फिर इसी तरह से आपसे पूछते हैं, अगर मिसाल के तौर पे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम आपने मालूम करना है। ठीक है। सेकेंड्स पेंडुलम का क्या मालूम करना है जनाब, टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। सही है। सेकेंड, सॉरी लेंथ, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो फिक्स ही होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फाइंड द लेंथ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। ठीक है। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है मेरा बेटा, कोई भी ऐसा पेंडुलम जो कि क्या करता है, जो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी कि जो एक साइकिल मुकम्मल करता है 2 सेकंड में, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो सेकंड पेंडुलम। ठीक हो गया। अब इसकी जब आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय जी। टाइम पीरियड पुट करो तो लागे 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो यहां आ जाएगा 4 विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L अपॉन जी। सही हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा G डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू L। जी का वैल्यू होता 9.8 है, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो 9.8 लेना और पाई का स्क्वायर कैलकुलेटर में पुट कर लेना। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो क्या करोगे, आप जी का वैल्यू 10 पुट करोगे, और आपके पास जो पाई होता है वो 3.1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3.14 का स्क्वायर तकरीबन 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 आपके पास वो 10 ही बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है लेकिन जाने दो। ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर तकरीबन कितना आता है, 1 मीटर आता है। एक्चुअल में इसका आंसर 98 सेंटीमीटर आता है, 0.98 मीटर बनता है। तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 1 मीटर कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आ गया। इस तरह के सवाल आपके टाइम पीरियड से भर भर के आ रहे होते हैं। यहां तक मुझे बता दो, क्या सब चीज सबको क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा भैया, यहाँ पे देखो मैंने एक बोंगी मार दी थी जो कि बच्चों ने बताई। वो बोंगी ये मार दी थी कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया था दोनों तरफ, ठीक है, और मतलब मैंने पता नहीं कैसे रूट पे रूट लेके, यानी कि इस जगह पे मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लेके जो है ना वो उसको खत्म कर दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास L अपॉन L प्राइम, और अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L प्राइम विल बी इक्वल टू 16L। सही हो गया ना। पहले के मुकाबले में लेंथ 16 गुना बढ़ेगी तो टाइम पीरियड पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर जो है आपका एग्जामिनर जो है ना
कभी कभार आपसे एक टॉपिक और पूछता है इसी कॉन्सेप्ट में से या इन्हीं सब चीज़ों में से। वो आपके पास कहलाता है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मतलब सर इसका? देखो अभी जो आपने अपने पास पढ़ के आए थे उसमें आप क्या पढ़ के आए थे? अभी आपने जो मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था वो आपने इस तरह से पढ़ा था ना कि आपके पास यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग था। अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग हो, ऐसे आपके पास एक और स्प्रिंग और यहाँ पे इन दोनों स्प्रिंग से साइमल्टेनियसली एक डब्बा कनेक्ट हुआ हुआ लगा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अब इस केस के अंदर भाई इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है। और ये दोनों के दोनों चाह रहे हैं कि ये इसको मीन पॉइंट पे रखे, आपको बोला जाए टाइम पीरियड निकालो। तो अभी आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। अब अगर आप मेरा लेक्चर रिवाइंड करके देखोगे तो मैंने आपको ये बात उस वक्त भी बताई थी कि हम यहाँ पे टोटल मास रखते हैं जो कि वो कर रहा होता है, और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे K जो है ना वो K1 K2 को मिला के रखा जाएगा। अब मिला के रखने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आंखें बंद करके आपने उन्हें सीधा सीधा ऐड कर दिया, या आपने आंखें बंद करके उन्हें सीधा सीधा जोड़ दिया, जमा कर दिया, नहीं ये नहीं है। इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर वो सीरीज में है तो सीरीज की तरह उनका रिजल्टेंट निकाला जाए, अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल की तरह उनका रिजल्टेंट निकाला जाए। ये उसका तरीकाकार है। सर क्या तरीका होता है निकालने का, वो भी हम सीख लेते हैं। देखो अगर आपके पास कभी भी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हुए हुए, कैसे सीरीज में कनेक्ट हुए हुए, ऐसे समझ लेना कि इनका बिहेवियर रेजिस्टर्स के मुकाबले में उल्टा होता है। रेजिस्टर्स अमूमन बच्चों को याद होते हैं। जो आपके रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं उनका इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो। सारे के सारे रेजिस्टर्स को आप क्या करते हो? स्ट्रेट अवे ऐड कर देते हो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाती है। सिमिलरली अगर आपके स्प्रिंग जो है वो सीरीज में कनेक्ट हुए हुए होंगे तो आप क्या करोगे? आप ऐसे निकालोगे 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 अब टिल 1/Kn, ऐसे करोगे। आपने क्या किया? आप इन्हें ऐसे जोड़ोगे, यानी कि जिस तरह रेजिस्टर्स पैरेलल में सॉल्व होते हैं वैसे आप स्प्रिंग को सॉल्व करोगे जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। सीरीज में कनेक्ट होने की सर कोई शक्ल दिखा दें। भाई शक्ल ये है, मान लो ऐसे एक स्प्रिंग कनेक्ट हुआ हुआ है और जनाब इसके आगे जो है ना वो ऐसे यहाँ पे इसके आगे एक और स्प्रिंग कनेक्ट हुआ हुआ है और जनाब इसके आगे जो है ना वो डब्बा लगा हुआ है। भाई ऐसे ये हो गया। ये आपके पास पैरेलल की ये सीरीज की पहचान हो गई। और यहाँ पीछे जो है ना वो आपके पास इस जगह पे आपके पास जो है ना वो एक कोई सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के साथ ये पूरा सिस्टम ऐसे कनेक्ट हुआ हुआ है यार। हो सकता है ऐसे, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। ये आ गया इस पॉइंट पे, ये आपके पास सपोर्ट आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये आपका मीन पॉइंट है जहाँ पे वो इसको रखना चाह रहे हैं। ये मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2 है। अब आपको अगर बोला जाए कि यार इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ या टाइम पीरियड निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सही है। तो देखो इस फॉर्मूले को हम पढ़ते कैसे? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, आई एम सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। फॉर इंस्टेंस आपको कहता है कि आपके पास दो स्प्रिंग हैं, एक K1 है, उसका वैल्यू आपको दे दिया 6 न्यूटन पर मीटर। एक आपको कहता है K2 है, इसका वैल्यू आपको दे दिया 3 न्यूटन पर मीटर। कहता है कि जनाब ये सीरीज में कनेक्ट हुए में आप क्या करो, इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बता दो। आप बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस का 1/K2। सही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिखूं और यहाँ पे एलसीएम सेम कर दूं, तो भाई इस वाली पूरी चीज को मुझे K2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इस वाली पूरी चीज को मुझे K1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना भाई? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा K2 प्लस का K1, और बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2 आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। अब जब इस दोनों साइड्स को मैं पलटूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो कभी कभार आपका एग्जामिनर ऐसे भी सवाल पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई मेरे पास अगर मान लो कि मेरे पास अगर दो रेजिस्टर्स हैं। अबे यार बार बार रजिस्टर मुंह से निकल रहा है, समझ जाना अगर कहीं मैं गलती से बोल रहा हूं तो, ठीक है। मेरे पास अगर दो स्प्रिंग है और ये कैसे कनेक्ट हुए में जनाबे वाला?
ये सीरीज में कनेक्ट हुए हुए, कैसे सीरीज में। अब इन दोनों का अगर आपने इक्विवेलेंट बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, निकाल के देख लेते हैं यहाँ से। K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है, 6 प्लस 3 क्या होता है 9 होता है, 18/9 क्या हो गया 2। तो अगर आप इस सिस्टम का जिसके अंदर ये दो स्प्रिंग कनेक्ट हुए हुए सीरीज के अंदर, तो अगर आप इस सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आप जो इक्विवेलेंट रखोगे वो क्या रखोगे, के की जगह पे 2 रखोगे, ना 6 रखोगे ना 3 रखोगे, आप क्या रखोगे वहां पे 2 रखोगे। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछता है अक्सर वो बेशतर वो सवाल, ठीक है। सिमिलरली अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछना शुरू हो जाए, अगर क्या करे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछे, भाई पूछ सकते हैं ना, ऐसे सीरीज पूछ रहा था वैसे पैरेलल भी आ सकता है। पैरेलल में क्या है भाई, उल्टा सीन है रेजिस्टर्स के मुकाबले में। अगर आपको पैरेलल की रेजिस्टर्स याद हैं, तो पैरेलल का रेजिस्टर के अंदर ये होता था 1/R इक्विवेलेंट, इसकी पूरी रीजन होती है, ऑब्वियस सी बात है, पूरी डेरिवेशन है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टिल 1/RN, सही है। और अगर आप इसी को इसमें डाल दोगे तो इसका उलट कर देंगे। आप बोलोगे जनाब के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सारे के सारे के सारे के सारे के सारे स्प्रिंग कांस्टेंट आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए आपने। यानी कि अगर मान लो आपके पास यही सवाल था कि आपके पास यही वाले आपके स्प्रिंग थे, एक 6 न्यूटन पर मीटर का था और ऐसे कनेक्ट हुए हुए थे, ये होता है पैरेलल, ये जो आपके सामने बनाया था ना दो पिंक वाले। और एक आपके पास था 3 न्यूटन पर मीटर, आपको कहा जा रहा है कि जनाब इनका ना इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। तो के इफेक्टिव जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल 6 प्लस 3, यानी कि 9 न्यूटन पर मीटर आपके पास हो जाएगा इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये होता है आपके पास सवाल पूछता है, ठीक है। अक्सर वो बेशतर जो है ना वो आपका एग्जामिनर इस तरह की चीजें आपसे पूछ रहा होता है। सिमिलरली एक चीज जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दो पॉइंट्स यहाँ पे और हैं, ये भी लिख के रखे, मैं इनको भी लिख लो अपने पास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी शुरू के अंदर ही, कि अगर आपको ये चीज दे दी जाए, मैंने आपको शायद ऊपर बताया भी था या कल बताया था शायद, पता नहीं आज बताया था। एक मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर, आज ही बताया शायद ऊपर। एक है स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। अब आपको देख के ये चीज डिसाइड करनी है कि आपके पास जो कह लो कि इनमें से ज्यादा रिजिड स्प्रिंग कौन सा है। तो मैंने आपको बताया भाई जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा ना वो ज्यादा रिजिड स्प्रिंग होगा। वजह वजह आपको सिंपल समझा देते हैं फिर से, देखो ये लिखा हुआ है, ये कह रहा ये है कि अगर आपने 1 मीटर स्ट्रेच करना है या 1 मीटर इलोंगेट करना है, इलोंगेट और स्ट्रेच तो एक ही हो गया, 1 मीटर स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, तो भैया आपने फोर्स लगानी है स्प्रिंग के 200 न्यूटन की, और ये कह रहा है फोर्स कितनी लगानी है 20 न्यूटन की। तो भाई ज्यादा रिजिड कौन सा हुआ, ये ज्यादा रिजिड हो गया ना, ये क्या हो गया आपके पास ज्यादा रिजिड हो गया। सिमिलरली जब आप अपना एफ एक्स ग्राफ बनाओगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे, तो इस ग्राफ के अंदर आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस पे अपना लेते हो फोर्स को, और वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे लेते हो आप अपने फोर्स को, यानी कि ये ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं, और एक्स एक्सिस पे आप ले रहे होते हो अपनी डिस्प्लेसमेंट को जब आप ये ग्राफ बनाते हो। तो आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे होते हो, एक्स एक्सिस पे आप ले रहे होते हो किसको, जनाबे वाला डिस्प्लेसमेंट को, और वाई एक्सिस पे आप किसे ले रहे होते हो, इसको ले रहे होते हो। तो ये जो ग्राफ होता है, अगर मैं आपके सामने इस ग्राफ का खाका बनाऊं, ये सब क्वेश्चन आपको टीबी में मिलेंगे इस तरह के, इसलिए बताता जा रहा हूं मैं सारी चीजें ताकि आपको समझ में आती जाए, आपको अपने एंड पे मेहनत कम करनी पड़े। ये एफ है, मान लो ये एक्स है। अब इस केस के अंदर अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालने की तरफ जाऊंगा, तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स बन जाएगा। ये चीज ये क्या बताती है आपको, ये के बताती है। यानी कि एफ एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है, स्लोप आपको क्या बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। कैसे निकाला सर आपने ये, भाई एफ इज इक्वल टू के एक्स था, पढ़ाया था मैंने आपको। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप निकालोगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एक्स हो जाएगी। तो भाई इस पॉइंट से हमने ये चीज निकाल ली कि एफ एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो आपके पास ये होता है, ठीक है। जहन में रखेंगे हम ये वाली बात भी। सिमिलरली आपका एग्जामिनर एक चीज और पूछता है, क्या पूछता है वो एक चीज और, वो एक चीज और आपसे ये पूछता है कि आपके पास, ये उसका बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहता है आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, सही है। आपने इसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एन इक्वल पार्ट्स में, एन कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट तोड़ दिया, 4 में तोड़ दिया, 5 में, कितने भी इक्वल पार्ट्स में आपने इसको तोड़ दिया।
अब कहता है कि हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, के हर पार्ट का, हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो हर पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो n टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, यानी कि पहले के मुकाबले में आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से ये वाला पॉइंट समझाता हूं। देखो, आप इसको ऐसे समझ लो कि जो स्प्रिंग जितना बड़ा होगा, जितना लेंदी होगा, उसको कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना उतना आसान होगा। जो स्प्रिंग जितना छोटा होगा, उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना उतना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आप जितने ज्यादा पार्ट्स में अपने स्प्रिंग को तोड़ दोगे, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा, आपके स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करना उतना मुश्किल होगा, गोया कि आपका स्प्रिंग उतना रिजिड हो जाएगा, उतना स्टिफ हो जाएगा। बोलो, क्या यहां तक कि ये छोटी 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 सारी बातें समझ में आई हैं, हाँ या ना? अब देखो बच्चे, हमारे पास कहता क्या है, कहते हैं द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 39.2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर मीटर इफ जी इज दिस द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड विल बी। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है ना भाई, क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सही है, एल कितना दिया हुआ है, 39.2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, एल अपॉन में क्या आ जाएगा जनाबे वाला, जी आ जाएगा, और जी कितना दिया हुआ है, 9.8, सवाल में ही दिया हुआ है। सही है, अब देखो अगर आप 9.8 के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 9.8 वन जा और 9.8 फोर जा क्या होता है, 39.2। 9.8 का टेबल है सिंपल सा, 9.8 होता है, फिर 19.6 होता है, फिर 27.4 होता है, फिर 39.2 होता है, इस तरीके से वो चलता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, 9.8, 19.6, फिर 29.4 होता है, फिर 39.2 होता है, फिर 49 हो जाता है। ठीक है, ऐसे वो चलता हुआ जाता है। अब देखो, इसको जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 4, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा जनाबे वाला, अच्छा ये अपॉन में था पाई, आई एम वेरी सॉरी। जब ये बाहर आएगा रूट से तो मेरे बच्चे, ये जो 4 बचा हुआ था, 4 का रूट क्या हो गया 2, और ये जो अपॉन में पाई स्क्वायर था, इसका अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सही है ना भाई, पाई स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, पाई से पाई मर गया, तो 2 का क्या हो गया जनाबे वाला, 4 सेकेंड हो गया आपके पास। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये चीज़ जो है, the spring constant of two springs of same length are K1 and K2 as shown in the figure. If the object of mass m is suspended and set in vibration, the time period will be। अब आपको देखो ये नजर आ रहा है, ये कैसे इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, ये सीरीज है कि पैरेलल है? तो आपको नजर आ रहा है ये पैरेलल है भाई, पैरेलल में तो कोई मसला ही नहीं होता, पैरेलल में तो बहुत सिंपल है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, सीधा सीधा K1 और K2 को ऐड कर देते हैं। तो भाई क्या फॉर्मूला बन जाएगा, T विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। भाई के इक्विवेलेंट ऐसे ही आएगा ना, K1 प्लस A2 करके आएगा। तो भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि 2 पाई इंटू रूट में आ जाएगा m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। बोलो, समझ में आ गया? दूसरे क्वेश्चन का डी सही होगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास ऑसिलेशन का हिसाब किताब था, सारा का सारा, जो कुछ पूछा जा सकता था, जितना कुछ आ सकता था। इसमें जो आपका बुक रीडिंग का असाइनमेंट है वो रेजोनेंस और डैम्पिंग का असाइनमेंट है। उनमें एक बार पढ़ लेना, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग का क्या फिनोमिना है, ठीक है, और रेजोनेंस का क्या फिनोमिना है। उससे माजी में कभी सवाल तो नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है, तो रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे उसको आपने लाजमी, मतलब बुक तो आपने पूरी पढ़नी है, लेकिन स्पेसिफिकली वो वाला पार्ट जो है ना आप लाजमी पढ़ लेना। बाकी अगर आप इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे तो वो भी आपके पास मोर देन इनफ है, और टीपी भी लाजमी लगाना जो आपको इसके साथ शेयर की जाएगी। यहां तक मुझे बता दो सब चीज़ के लिए।